देखो, आज जो हम लोग बात की है केमिस्ट्री के लेसन नंबर 1 में, ठीक है। आज सबको ये याद हो जाना चाहिए। ठोस वाला पार्ट आपका सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं तो आप सिंपली एक बात बताएंगे, वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसको ठोस कहते हैं। उसके बाद से आपसे कोई पूछा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस माने कहेंगे वह ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं या कणों से मिलकर बने होते हैं, और कण जो होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। क्या कहेंगे, वे ठोस जो कणों से मिलकर के बने होते हैं और कण जो होते हैं किस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस किससे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसे ठोस जो कण से मिलकर बने होते हैं लेकिन कण जो होता है निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तो उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जो कणों से मिलकर के बने होते हैं लेकिन जो कण होते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तो उसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे आप कांच लिख सकते हैं, आप रबड़ लिख सकते हैं। तो नहीं, आप कापियाँ निकाल के लिख लेते इसको तो कौन दिक्कत रहता है, 3 लाइन में हो जाता है आपका। खाली हेडिंग तो देख लेते कि आपको ये पढ़ना है तो बैठे हो तो क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। खाली कांच और क्या होता है, रबड़ हो जाएगा। एक होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का मतलब क्या होता है कि ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर के बने होते हैं उससे आयनिक ठोस कहते हैं। इसमें आप NaCl लिख सकते हैं और KCl लिख सकते हैं, माने सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड लिख सकते हैं। अब आइए आणविक ठोस। तो आणविक ठोस का मतलब होता है कि ऐसे ठोस जो किससे मिलकर बने होते हैं, हाँ, अणुओं से मिलकर बना होता है उसका आणविक ठोस कहते हैं। जल इसमें आ जाएगा या HCl भी आ सकता है इसमें। अब सीधा बैठो पहले, अब छोड़ दो सब, ठीक है। चलिए सहसंयोजक ठोस में आ जाओ। तो ऐसे ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट हुआ या हीरा हुआ, ये आपके सहसंयोजक ठोस के क्या होते हैं, उदाहरण हो जाएंगे। तो ऐसे ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है उसे हम लोग सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ग्रेफाइट और हीरा हो जाएगा, ठीक है। एक होता है धात्विक ठोस। तो ऐसे ठोस जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, जैसे तन्यता पाया जाएगा, उसमें तान करके तार बना सकते हैं। आघात और अधीनता पाया जाता है तो ऐसे ठोस को हम लोग कहते हैं धात्विक ठोस। आप इसमें लोहा लिख सकते हैं, आप इसमें सोना लिख सकते हैं, आप इसमें चांदी लिख सकते हैं। तो ऐसे ठोस जो क्या होते हैं, ऐसे ठोस जो माने अपने आयनों से मिल करके बने होते हैं या जो धात्विक ठोस इसको कहा जाता है। अब आइए ठोसों में दोष। देखो, जो ठोस के कण होते हैं वह निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जब उसके कण इधर उधर चले जाते हैं, अपने स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पर चले जाते हैं तो उसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है। हालांकि अब तो आप जानते होंगे ठोसों में दोष 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है रेखीय दोष, एक होता है बिंदु दोष। तो बिंदु दोष का मतलब होता है कि जब एक कण निकल के इधर उधर जाएगा, जैसे पूरा ये बनाया गया है, एक कण निकल के इधर उधर जाएगा, तब जो दोष उत्पन्न होगा तो बिंदु दोष। अब पूरा एक पंक्ति में ही दोष हो जाती है, जैसे कण सब मिल मिल कर बने होते हैं, पूरा पंक्ति में ही दोष हो गया, सब पंक्ति इधर उधर हो गई तो उसको हम लोग कहते हैं रेखीय दोष। सुनो, अब एक आपका होता है फ्रैंकल दोष। जब फ्रैंकल दोष का आएगा तो इसके बारे में क्या बताएंगे। देखो, फ्रैंकल दोष की हम बात कर रहे हैं। कहोगे कि जब बराबर, देखो फ्रैंकल का मतलब होता है, ट्रिक मैंने बताया था, फिट होना। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि कोई मान लो कि ये ठोस है, फ्रैंकल की बात हो रही है, सब एक कणों से मिलकर बने हैं, सब एक कणों से मिलकर बने हैं। इस कण को छोड़ करके जितने खाली स्थान देख रहे हैं उस खाली स्थान को हम लोग कहते हैं अंतरकाशी। अंतरकाशी, चलिए आइए, हाँ ठीक है ना, फ्रैंकल याद हो गया ना, फ्रैंकल दोष। हाँ तो कह रहे थे ना कि जैसे मान लो कि ये ठोस है, सुनो तो ध्यान से, सभी कणों से मिलकर बना है, और कण को छोड़कर जितने खाली स्थान है सब कौन है मालूम है, अंतरकाशीय स्थान। सब कौन स्थान है, अंतरकाशीय स्थान। अब सुनो, बाहर से कुछ कण आ गए, कहाँ आ गए, अंतरकाशीय स्थान में आ गए। देखिए बाहर से कुछ कण, तो उसी को हम लोग कहते हैं, चाहे बाहर से नहीं आए, मान लो यही कण है, सुनो तो नहीं, पहले एक बार समझो। मान लो ठोस है, ठोस किससे मिलकर बने हैं, कणों से, ये कण से मिलकर बने हैं। और जो कण है वो अपने स्थान को छोड़ करके, देखो यहीं से छोड़ेंगे IC में जा कर के फिट हो जाएंगे अंतरकाशीय स्थान में। इसको कहते हैं फ्रैंकल दोष, समझे। माने फ्रैंकल का मतलब भाई फिट होना। फ्रैंकल का मतलब क्या होगा, फिट होना। फिट होने का मतलब अपने स्थान को छोड़ेंगे और जो खाली स्थान होगा उसके अंदर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैंकल दोष। बता दोगे, नहीं समझ आया। मान लो कि तार लगे का बा, ठोस हो गया, ऐसा कण से कण इसमें मिलकर बने हुए हैं, देख रही है,
ठीक। कण का है एकदम माने अपने जगह पर है, ठीक। अब किए का कोई कण है, मान लो ये कण है, अपने स्थान को छोड़ दिया, आज छोड़ करके जौन अंतरकाशी, सब अंतरकाशी स्थान है, हाँ वहीं पर आकर के फिट हो गया, और यहाँ से कण आकर के यहाँ पर फिट हो गया, तो इसी को कहते हैं फ्रैंकल दोष। समझ रहे, फिट होना होता है। अच्छा, इस दोष में होता क्या है मालूम है? इसका घनत्व देखो, जो घनत्व है, घनत्व और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन अगर कुछ भी परिवर्तन नहीं, कहीं अंदर से अंदर जा रहा है ना, कुछ बढ़ नहीं रहा। अच्छा, कब द्रव्यमान बढ़ेगा? हाँ, जब बाहर से अंदर आएगा तब। आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, मान लो बैठी हुई है और यहाँ से सरक करके यहाँ पर आ गई, माने इसी के अंदर रहेगी वो, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैंकल दोष। फिट हो गई ना, वहाँ पर इसको फिट नहीं है, जगह कम पर है बैठने के लिए, शरीर के हिसाब से जगह नहीं है, तो यहाँ आकर बैठ जाती है, तो इसी को कहते हैं फ्रैंकल दोष। चलिए समझ में ही लेना। अब आते हैं नेक्स्ट, साटकी दोष। तो साटकी का मतलब होता है सरकना। जैसे आप लोग बैठे हैं और आपको कोई ठेल दिया जाकर सड़क के गिर गए, तो सरकना माने बाहर निकल जाना। तो कुछ कण ऐसे होते हैं, साटकी का मतलब ये होता है, जैसे ये क्या है, कोई माने ठोस है, इसके अंदर कण आपके अंदर उपस्थित है, इसके अंदर, और सरक करके बाहर निकल गए। कहाँ निकल गए? बाहर निकल गए। कुछ कण, जैसे ये कण ये भी बाहर निकल गया, ये कण ये भी बाहर निकल गया। तो कुछ कण जो होते हैं सरक करके क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। तो देखो, जब सरक करके बाहर निकलेंगे तो इसी प्रकार के दोष को हम लोग कहते हैं साटकी। साटकी का मतलब होता है सरकना। अच्छा, अब जन बताओ तुम लोग सोच के, जब ये बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब इसका घनत्व तो कम होगा, द्रव्यमान भी कम होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे जितना जगह बात उतना तो रहेगा ना जगहिया, बस इसका तनी वजनवा कम हो गया, द्रव्यमान कम हो जाएगा। समझिए, ट्रिक के साथ याद रखना, साटकी का मतलब होता है सरकाना। साटकी का मतलब सरकना। अब आइए अंतरकाशी। अंतरकाशी का मतलब ये होता है कि बाहर से कुछ कण अंदर आ जाए। बाहर से कुछ कण कहाँ आ जाए? अरे तनी पढ़ा सुना रे, पढ़ा सुना, अब दिन, ओहो अब टाइम टाइम है, बाहर से लेके आओ कुछ कण के। कुछ कण माने बाहर से आकर अंतरकाशी स्थान में क्या होता है, आ जाते हैं, तो इसी का हम लोग कहते हैं अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी का मतलब ये हुआ खाली स्थान पर आना। बाहर से कुछ कण जो ठोस के अंदर खाली स्थान है, अंतरकाशी स्थान है, उसके अंदर आ जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं अंतरकाशी दोष। सबको याद हो गया होगा। और एक होता है रिक्तिका दोष। रिक्तिका का मतलब होता है खाली स्थान। कोई आपका क्या है, ठोस है, ठोस के अंदर कण है, और कण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो खाली स्थान बच जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिक्तिका दोष। इसी को हम लोग कौन सा दोष कहेंगे? रिक्तिका दोष। बोलो, इतना समझ में आया सबको? कोई अगर कोनो भी देखो, सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन की बात होगी। पहले तो निबिड़ संकुलन देख लो। देखो, जब गोला को हम लोग, देखो आपने ठोस में ही कहा है कि ये जो ठोस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से। और अगर हम लोग कण को गोला मान ले, इस तरीके से गोला मान ले, ठीक है। और जब गोलों को हम लोग इस प्रकार सजा करके रखें कि जिसमें बहुत कम से कम खाली स्थान बचे, जैसे रख रहे हैं, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ माने गोला का, जैसे आप गोली भी देखे होंगे सिसैली, जब उसको सजा करके रखते हैं, जब गोला को सजा करके रखते हैं और उसमें जो कम से कम खाली जगह बचता है, उसी को हम लोग कहते हैं निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब देखो मैंने लिखा है खाली स्थान जो बचता है। जब गोला को हम लोग सजा करके रखते हैं, सजा कर रखने के बाद जो कम से कम खाली जगह बचता है, उसी को हम लोग कहते हैं निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन माने जब गोला को केवल एक ही पंक्ति में रखा जाता है और तब जो संकुलन प्राप्त होता है उसको एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। जैसे अगर ये क्या है ना, गोली आपके पास है, इस तरीके से सजा करके रख रहे हैं, ये बस सजा करके रख दीजिए, तो इसको एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। एक होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमा का मतलब होता है कि एक अक्ष पर रखे तो एक वाई अक्ष पर भी ऐसे भी रखना चाहिए, इस प्रकार का होता है, तो इसी का हम लोग कहते हैं कौन सा? निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और आपको याद होगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी दो तरीके का होता है, एक वर्गीय, एक षटकोणीय। तो वर्गीय में क्या होता है ना, एक गोला के ठीक ऊपर दूसरा गोला रखा जाता है, इस तरीके से एक गोला के ऊपर ठीक दूसरा गोला को, और अगर इसमें से एक गोला अगर आप चूज करते हैं तो वह अपने पास वाले 4 गोलों को क्या करता है? संपर्क करता है। देखिए ना, इसे मिला दीजिए, देखिए इस तरीके से,
षटकोणीय का मतलब होता है कि उसके गोला जो रखा जाता है इसके अवनमनों के बीच में रखा जाता है, तो समझना अवनमनों के बीच से गोला है, यह भी गोला है, यह भी गोला, इसका अवनमन यहाँ पर एक रखेंगे, एक यहाँ पर आप रखेंगे, फिर एक यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, फिर एक मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे, फिर एक यहाँ पर रखेंगे। अब इसमें एक गोला अगर लेते हैं, देखो ध्यान से, तो देखो एक कितने गोले का स्पर्श किया, 1 2 3 4 5 6, तो एक ये गोला स्पर्श किया, एक ये स्पर्श किया, एक ये स्पर्श किया, एक ये, एक ये, एक ये, तो इतने गोले को 6 गोले का स्पर्श करता है, इसलिए इसको षटकोणीय निविष्ट संकुलन का, देख लेता नहीं एक बार, षटकोणीय निविष्ट संकुलन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे कि 6 गोला को, लेकिन उसको अवनमन, जैसे हाई एगो हाई गोला हो गया, एक ये गोला होगा, एक बीच के जो जगह होता है इसको अवनमन कहते हैं, ऐसे रखा जाता है, इसमें ऐसे रखा जाता है। अब वर्गीय में क्या होता है, एक ये गोला हुआ और एक ये गोला हुआ और एक ये गोला हुआ, इसमें ठीक गोला के ऊपर गोला रखा जाता है, तो इसके तो मान केंद्र को मिलाओगे तो 4 गोला से स्पर्श होता है। चलिए, त्रिविमा निविष्ट संकुलन का मतलब क्या होता है, 3 विमाओं में, जैसे आपने एक तल लगा दिया, एक इधर फैला दिया, जैसे इस तरीके से, जैसे आपने ये लगा दिया, फिर ये भी लगा दिया, फिर इसको ऊपर और गोला रखते हैं, इसको ऊपर रखते हैं इस तरीके से, तो ये 3 विमा होगा कि एक एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है, जेड अक्ष भी है। तो जब गोला को हम लोग 3 विमा में रखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं त्रिविमा निविड़ संकुलन। अच्छा, उपसात संयोजक संख्या के बारे में सब लोग पढ़े होंगे। उपसात संयोजक संख्या का मतलब होता है कि जब एक गोला अपने पास वाले जितने गोले को स्पर्श करता है उसी को उपसात संयोजक संख्या कहते हैं। याद कर, देखो मैंने लिखा भी हमने है कि जितने गोले को स्पर्श करता है, एक गोला अपने पास वाले जितने गोलों का स्पर्श करता है उसी को हम लोग कहते हैं उपसात संयोजन संख्या। देखो, अच्छा मान लो इसमें कितने, एक गोला कोई लो तो कितने गोले का स्पर्श कर रहा है, मात्र 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसीलिए एक विमीय निविड़ संकुलन मैंने जो उपसात संयोजक संख्या होती है 2 होती है। अच्छा, तो जान गए कि जितने गोले का स्पर्श करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उसको उपसात संयोजक संख्या कहते हैं। संकुलन क्षमता क्या होता है, संकुलन क्षमता का मतलब ये होता है ना कि कोई गोला है, कोई क्या है, गोला है, और गोला जितने पूरे ठोस का जितना आयतन घेरता है उसी को हम लोग कहते हैं संकुलन क्षमता। जैसे मान लो कि ये आपके पास गिलास है, सपोज दैट ये गिलास है, और जितना इसके अंदर पानी भरा है और पानी जितना स्थान घेरा है उसी को कहते हैं संकुलन क्षमता। बात समझे, कौन भी ठोस वाहक कण है, मान लो जितना स्थान घेरता है उसी को संकुलन। जैसे पूरा ये आपके पास कमरा है और इस कमरा में आप देख सकते हैं कि पूरा तो भरा नहीं है, इधर खाली है, उधर खाली है, जितना भरा है उसी को संकुलन क्षमता कहेंगे, जितना उसके अंदर पैकिंग, इसको अंग्रेजी में पैकिंग कैपेसिटी कहा जाता है। पैकिंग माना होता है संकुलन और कैपेसिटी माने क्षमता। तो कोई माने जो भी माने आपके बातें हो रही संकुलन क्षमता के बारे में, तो जो भी माने यौगिक हैं चाहे जो भी ठोस है उसके अंदर जितना पदार्थ भरा होता है उसी के संकुलन क्षमता कहते हैं। अच्छा, आधे एकक कोष्ठिका के बारे में पहले जान जाइए, क्योंकि आपके पास अगला हेडिंग यही आ रहा है कि आधे एकक कोष्ठिका के संकुलन क्षमता तो 52.4% होता है, 52.4। आधे एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर ये आपको एक बनाया गया, एक ये फलक है, एक ये फलक है, एक नीचे वाला, एक साइड वाला, एक पीछे वाला फलक, एक ये आगे वाला फलक। अरे इस तरीके से है, बहुत बड़ा, इसको दिखा देते हैं। देखो ये देख रहे हो, ये एक प्रकार के क्या है, यही आपका माने घन इसको हालांकि घन आपके रूप में घन मानेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये भी एक फलक है, ये भी एक फलक है 2, एक पीछे वाला ये फलक है 3, और एक साइड वाला है ये, और एक नीचे वाला है 4, एक ऊपर वाला है क्या हुआ 5 6। अरे चारों किनारे पर 4 गो, एक नीचे एक ऊपर 6 होगा आपके फलक। आ क गो कोना, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो कोना आप करा। तो हमने क्या कहा इसमें, हमने ही कहा कि अब आधे एकक कोष्ठिका के बारे में बता रहे हैं कि कहोगे ऐसे एकक कोष्ठिका जिसके केवल 8 कोने पर कण पाए जाते हैं। 8 कोना का मतलब देखो, एक यहाँ पर, 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 केवल 8 कोने पर कण पाए जाते हैं। आप इसमें कहेंगे आधे एकक कोष्ठिका में कि वह एकक कोष्ठिका जिसके 8 कोने पर एक कण पाए जाते हैं उसके केंद्र में नहीं पाए जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं आधे एकक कोष्ठिका। आधे एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता 52.4% है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जा करके आप चाहे जैसे भी हो, कापी से नहीं समझ आएगा, वीडियो से आज इसको सीख लेंगे आप, तीनों संकुलन क्षमता कैसे निकालना, एकदम आपको सीख लेना है। कल अगर आएँ और मैं आपसे पूछूं कि आपने सिद्ध किया है कि नहीं किया, तो कॉपी पर एकदम सिद्ध होना चाहिए वो। आज का ये क्वेश्चन आपका रहेगा, तीनों का संकुलन क्षमता।
अगर नहीं करेंगे फिर बोर्ड में आ जाएगा, कल ही तो पढ़ाई नहीं जाएगा लेसन आपका, तो फिर आपके दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए आज आपको सीख लेना है, ठीक है। फलक केंद्रीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता। फलक केंद्रीय, पहले फलक केंद्रीय एकक कोशिका किसे कहते हैं देख लो। फलक केंद्रीय मतलब फलकों की बात होगी तो कहोगे ऐसे एकक कोशिका जिसके 8 कोनों पर कण उपस्थित होता है, जिसके 8 कोनों पर कण उपस्थित होते हैं और 6 फलकों पर, 6 का फलक था ना आपका, 8 कोने पर भी कण रहेंगे, 6 फलकों भी कण रहेंगे, तो उसको फलक केंद्रीय एकक कोशिका का कहते हैं। सबसे अधिक इसी में आपके जालक बिंदु, जालक बिंदु जानते हैं ना, जितने कण थे। कोई कहता है कि बाबू आधे एकक कोशिका कितने जालक बिंदु होंगे, 6, 8। आधे एकक कोशिका के कोई जालक बिंदु कहेगा तो कितना कहेंगे, 8। काहे 8? काहे कि 8 कोनों पर एक एक कण उपस्थित होता है। समझिएगा ध्यान से। कोई आपसे कहे कि आद्य एकक कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या बताइए, तो प्रभावी कणों का मतलब 8 गुणे, भाई कोना पर है ना, 8 गुणे 1/8, 8 गुणे 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल, 1 होगा। प्रभावी कणों की संख्या कितना होगा, 1। और जालक बिंदु 8, क्योंकि 8 कोने पर एक एक कण है। जालक बिंदु का मतलब जितना कण उपस्थित है सब लिख देते हैं। अच्छा, अगर फलक की बात होगी तो फलक में जालक बिंदु की संख्या कितनी होगी फलक में, 14, क्योंकि 8 कोने पर है और 6 फलकों पर एक है, तो 14 हो जाएगा। अगर इसमें प्रभावी कणों की संख्या कहेंगे तो कोना पर जो भी होता है तो 1 लेंगे, फलक पर जो भी होता है तो 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो 6 को फलक है, 6 गुणे 1/2, 2 से 6 आपके 3 बार में कट जाएगा तो 3, और 1 आपका कोना पर आया 4 हो जाएगा। 4 प्रभावी कणों की संख्या हो जाएगी। इसलिए इसके सबसे अधिक 74% संकुलन क्षमता आता है। अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका का मतलब ही होता है कि वह एकक कोशिका जिसके 8 कोने पर एक एक कण उपस्थित है और एक केंद्र में भी उपस्थित होता है, उसी को कहते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। ये वो केंद्र में रहेगा, इसका 68% आता है। एक अंत्य आता है, अंत्य वाला तो 8 कोने पर होते हैं, विपरीत फलकों पर होते हैं, तो इसको अंत्य, उसको हम ये कहते हैं। ये पाठ आपका समाप्त किया हमने, लेकिन हम आपको एक बार फिर कहते हैं, जितना क्वेश्चन आप